ये कहानी उत्तराखंड के अमोल की है, जो एक ढाबे पर काम करते हुए अपना पेट पालता है और साथ ही पढ़ाई भी संभालता है। दरअसल अमोल का इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी और उसके पिता ने शराब की लत के चलते अपना जीवन समाप्त कर लिया। इस वजह से अमोल पूरी तरह अकेला पड़ गया था। माँ, बाबूजी, कैसे हैं आप? मैं जानता हूँ कि आप दोनों जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, मेरी बातें जरूर सुन रहे होंगे। वैसे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। आज ही मेरा रिजल्ट आया है और मैं अच्छे अंकों से पास हो गया हूँ। अब देहरादून में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूंगा, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और रघु चाचा के पास जो अपना होटल गिरवी रखा था ना, उसे वापस ले लूंगा। असल में बात ये थी कि अमोल की स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। बचपन में उसके पिताजी का बहुत बड़ा होटल व्यवसाय था, लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजों को नजर ही लग जाती है। अचानक अमोल की माँ बीमार पड़ गई और उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि अमोल के पिता को अपना सब कुछ बेचना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने अपना होटल भी गिरवी रख दिया ताकि उन पैसों से अमोल की माँ का इलाज हो सके। पर अफसोस, लाख कोशिशों के बावजूद माँ को नहीं बचाया जा सका। इस दर्द से उबरने के लिए अमोल के पिता ने शराब का सहारा लिया। अमोल, ओ अमोल, जरा इधर आ। क्या हुआ बाबूजी? खाना खाया तूने? नहीं, अभी तक नहीं खाया। क्यों? आपकी राह देख रहा था। चलिए अंदर चलिए, मैं खाना लगाता हूँ। अरे उस खाने का क्या करूं बेटा? उस खाने में तुम्हारी माँ के हाथों जैसा स्वाद नहीं है। हर कौर मुझे उसकी कमी का एहसास दिलाता है। लेकिन बाबूजी, इसके लिए नशा करना तो सही नहीं है ना? अगर आपने खुद को खो दिया तो मेरे साथ क्या होगा? हाँ, सही कह रहा है तू। बहुत बड़ी गलती कर रहा था मैं। ठीक है, कल से शराब छोड़ दी। बस तू मुझसे वादा कर कि तू एक दिन हमारा वो होटल रघु से वापस ले लेगा। मैं वादा करता हूँ बाबूजी। अमोल को खुशी थी कि उसके बाबूजी ने वादा किया था कि वो अब नशा छोड़ देंगे। लेकिन अगली सुबह जब अमोल अपने पिता को उठाने गया तो देखा कि अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। बेचारा अमोल अब पूरी तरह अकेला रह गया था। माँ और पिता के गुजर जाने के बाद भी अमोल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और वो उसी होटल में काम करने लगा जो रघु काका के पास गिरवी पड़ा था। वैसे तो अमोल दिन रात बहुत ईमानदारी से काम करता था, लेकिन इसके बदले में उसे हजारों परेशानियों का सामना करना पड़ता। रघु काका, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है? मुझे होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए दाखिला लेना है, लेकिन उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है। तो क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। बेचारा अमोल पैसों की कमी की वजह से कॉलेज में दाखिला नहीं ले पा रहा था। उसे सख्त जरूरत थी, लेकिन इसके बावजूद अमोल की मदद करने के बजाय रघु काका उस पर चिल्लाने लगे। क्या कहा तुमने? तुम्हें पैसे चाहिए? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे बात करते हुए? एक भी काम तो तुमसे ढंग से होता नहीं। आधा आधा महीना तो परीक्षा के नाम पर गायब रहते हो। इतने नखरे सहने के बाद भी अब मैं तुम्हें पैसे दूं? लेकिन रघु काका, वो पैसे पढ़ाई के लिए चाहिए, किसी और काम के लिए नहीं। नालायक, मुझे उल्टे जवाब दे रहा है। चल निकल जा यहाँ से, निकल जा। रघु काका की बातों से अमोल बहुत मायूस हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। मजबूरी में उसे कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाया और उसका सपना चकनाचूर हो गया। मुझे माफ करना बाबूजी, मैं कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाया। अब मैं आपका सपना कैसे पूरा करूंगा? मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। अंधकार में डूबा अमोल रोते रोते सो गया। तभी उसे एक सपना आया। एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर आकर पड़ी। अमोल, बेटा अमोल, आंखें खोलो बेटा। कौन है? मुझे पहचाना नहीं? बाबूजी, आप? बाबूजी, आप वापस आ गए। आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मैं थक चुका हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसा मत कहो बेटा। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता
उसका भगवान होता है, और जब भगवान खुद तुम्हारे साथ है तो हार क्यों मानना? नहीं, नहीं है कोई भगवान। अगर होते तो मेरा एडमिशन हो गया होता। ऐसा नहीं कहते बेटा। भगवान अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा जरूर खोलते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें डटे रहना होगा। एक बात याद रखना अमोल, हमें समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं मिलता। तभी एक और तेज रोशनी आई और अमोल के पिताजी गायब हो गए। अमोल घबरा कर नींद से जाग गया, लेकिन अब वो नाराज नहीं था। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने अपने पिताजी की बातों पर गौर किया और इस मुश्किल का डट कर सामना करने का निश्चय किया। अगले दिन अमोल रोज की तरह तैयार होकर होटल पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि होटल में काफी भीड़ जमा थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि सब लोग काम छोड़कर इस तरह इकट्ठा क्यों हुए हैं। वो जैसे तैसे भीड़ को चीरते हुए अंदर गया और अंदर जाकर वो चौंक गया। उसने देखा कि टीवी के मशहूर शेफ आज उसी होटल में आए थे जहां वो काम करता था। वो वहां अपने शो के एक विशेष भाग की शूटिंग करने आए थे। देखिए, शांत हो जाइए। आप सबका ये प्यार देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। ये जानकर खुशी हुई कि आप सभी मुझसे इतना प्यार करते हैं। अब काम की बात करते हैं। दरअसल हम यहाँ पर अपने स्पेशल एपिसोड की शूटिंग के लिए आए हैं। इस एपिसोड में हम भारत के अलग अलग लोकल होटल्स विजिट करते हैं और वहाँ के कुक को एक डिश बनाने का टास्क देते हैं। जो भी उस टास्क को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करता है, उसे हमारे साथ काम करने का अवसर मिलता है। शेफ की बात सुनकर अमोल बहुत खुश हुआ। उसके लिए ये एक सुनहरा अवसर था आगे बढ़ने का, और वो इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। शो के स्पेशल सेगमेंट की शूटिंग शुरू हो चुकी थी और सभी प्रतिभागियों को एक टास्क दिया गया था, पिज्जा बनाना। अमोल और उसके सभी साथी पूरी लगन से पिज्जा बनाने में जुट गए। अमोल भी जी जान से मेहनत करने लगा। वाह, क्या नजारा है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे सभी प्रतिभागी पिज्जा बनाने में व्यस्त हैं। लेकिन याद रहे, उन्हें सिर्फ पिज्जा नहीं बनाना है, बल्कि उसे अपनी रचनात्मकता का स्पर्श भी देना है, ताकि ये साधारण डिश एक शानदार अनुभव में बदल जाए और हमें मिल जाए हमारा अगला शानदार शेफ। शेफ की बात सुनकर अमोल एक पल को रुक गया। उसने देखा कि बाकी सभी प्रतिभागी सिर्फ पिज्जा नहीं बना रहे, बल्कि उसमें अपनी अनूठी रेसिपी जोड़ रहे हैं। ये देखकर अमोल का ध्यान भटक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे लगने लगा कि शायद वो ये मौका खो देगा, लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया। क्यों ना पिज्जा को एक बिल्कुल अनोखे अंदाज में पेश किया जाए। अमोल ने तुरंत मैदा, बबल गम मसाला, सोडा और नींबू का झाग मिलाकर एक खास बेस तैयार किया। फिर उसने इस बेस पर आम, तुलसी, चीज, कद्दूकस किया हुआ खीरा और बर्फीली टमाटर चटनी डाली। साथ ही अलग अलग सब्जियां, सॉस और मेयोनीज का उपयोग भी किया। इसके बाद अमोल ने मैदे का एक और बेस तैयार किया और उसे पहली टॉपिंग पर रखकर चारों ओर से चिपका दिया। फिर बिना समय गंवाए उसने इसे बेक करना शुरू किया और चमत्कार हो गया। बेक होते ही पिज्जा गुब्बारे की तरह फूल गया। जो भी देख रहा था दंग रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अमोल ने ऐसा क्या किया। अमोल के इस नए प्रयोग से सभी हैरान रह गए और फिर आ गया परिणाम का समय। शेफ ने एक एक करके सभी के बनाए पिज्जा खाए। वाह, क्या बात है। सभी ने पिज्जा एक अनोखे अंदाज में बनाया है। मुकाबला कड़ा है। फिर बारी आई अमोल की। जब अमोल का स्पेशल बलून पिज्जा सामने आया तो शेफ की आंखें चमक उठी। उन्होंने पहले कभी ऐसा फूला हुआ क्रिस्पी पिज्जा नहीं देखा था। जैसे ही शेफ ने अमोल का बनाया पिज्जा चखा, वो खुशी से झूम उठे, जैसे हवा में उड़ने लगे हो। उस पिज्जा का स्वाद वाकई लाजवाब था। जैसा कि आप सबने देखा, इस विशेष सेगमेंट के विजेता हैं अमोल, और अमोल को मिलता है हमारे साथ काम करने का सुनहरा अवसर। अमोल ने अंततः बाजी मार ही ली। वो शो के स्पेशल सेगमेंट का विजेता बन चुका था। अब उसे एक मशहूर शेफ के साथ काम करने का मौका मिला था। भले ही वो कॉलेज नहीं जा पाया, लेकिन अब वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ था जो खुद एक बड़ी हस्ती था और जिसकी संगत में अमोल बहुत कुछ सीख सकता था।
अब वो दिन दूर नहीं था जब अमोल अपने पिता का होटल वापस खरीद पाएगा और अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करेगा। एक गांव में शेखर नाम का 22 वर्षीय युवक रहा करता था। शेखर पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा होशियार था, मगर शेखर के माता पिता बहुत गरीब थे। शेखर का जब कॉलेज जाने का नंबर आया तो उसके पिता कमल प्रसाद अपने बेटे शेखर से बोले, बेटा, हमसे जहाँ तक हो सका हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसके आगे अब हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। लेकिन क्यों पिताजी? आप तो जानते हैं कि मेरा कॉलेज जाने का सपना है। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। शेखर की बात सुनकर शेखर की माँ अनीता ममता भरी नजरों से शेखर की ओर देखकर बोली, हर माता पिता यही चाहते हैं बेटा कि उनका बेटा बड़ा होकर अच्छे कॉलेज में जाए और वो अपने माता पिता का खूब नाम रोशन करे। लेकिन तुम तो जानते हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मजदूरी करके यहाँ तक पढ़ाया है। कॉलेज की फीस का बोझ अब वो नहीं उठा सकते। कोई बात नहीं माँ, मैं पिताजी का दर्द समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि पिताजी ने एक एक रुपया जमा करके मुझे इंटर कराया है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली है कि अब मैं बच्चों को पढ़ाकर अपने कॉलेज की फीस निकाल सकता हूँ। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही ने इंटर किया है बेटा, वरना तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव का मुखिया किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने की सलाह नहीं देता। इस गांव में जिस किसी भी माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचा तो मुखिया ने हमेशा उनके कान भर दिए। तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा। अरे लोग तो शिक्षा के फायदे बताते हैं, लेकिन हमारे गांव का मुखिया तो शिक्षा के नुकसान बताने बैठ जाता है। बोलता है कि पढ़ने लिखने के बाद लोग बेकार हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। मेहनत करने से फिर वो दिल चुराने लगते हैं और मजदूरी करने में उन्हें शर्म आने लगती है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने पिता के काम में हाथ बटाओ। तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चुके हैं। आपको क्या लगता है माँ कि मैं नहीं चाहता कि पिताजी अब आराम से बैठे? लेकिन आप ही बताइए, आप क्या चाहती हैं? क्या मैं भी पिताजी की तरह मजदूरी करूं? नहीं माँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। इतना कहकर शेखर वहाँ से चला गया। कमला प्रसाद अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोले, कोई बात नहीं, वो कुछ अलग और नया करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? मेरा मन कहता है कि मेरा बेटा कुछ न कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन शेखर अपना बैग पैक करके शहर जाने की तैयारी करने लगा। कहाँ जा रहे हो शेखर? मैं शहर जा रहा हूँ माँ। शहर में मेरा दोस्त नितिन रहता है। मैं उसके साथ उसके कमरे में रह लूंगा और वहाँ पर मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे भी मिल जाएंगे। आप दोनों चिंता मत कीजिए, और जैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा मैं हर महीने आप लोगों को मनी ऑर्डर भेजता रहूंगा। इतना कहकर शेखर घर से निकल गया। शेखर बस स्टैंड पहुंचा ही था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया टहलते हुए आ गया। शेखर को देखकर मुखिया मजाक उड़ाने वाले अंदाज में शेखर से बोला, क्या हाल है शेखर? कहाँ जाने की तैयारी है? मैं शहर जा रहा हूँ मुखिया जी। हाँ, मैंने सुना है कि तुम शहर में जाकर कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हो। तुम नई पीढ़ी के बच्चों में शर्म नाम की कोई चीज तो बची नहीं है। पिता मजदूरी करते करते बूढ़ा हो गया है, उसका हाथ बटाने की बजाय शहर में मौज मस्ती करने जा रहे हो। अपनी हद में रहिए मुखिया जी। आप क्या चाहते हैं कि मैं भी पिताजी की तरह जीवन भर मजदूर की तरह जीवन व्यतीत कर दूं? मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को इन मुसीबतों का सामना नहीं करने दूंगा। इतना कहकर शेखर बस में चढ़ गया और कुछ ही घंटे में वो शहर पहुंच गया। शहर में वो अपने दोस्त नितिन के पास पहुंचा ही था कि उसे अचानक देखकर नितिन चौंक गया। क्या बात है शेखर, तुम अचानक यहाँ कैसे? शेखर ने सारी बात नितिन के सामने रख दी। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रूम पार्टनर 2 दिन के बाद यहाँ पर आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाया करूंगा। वैसे भी तुम और तुम्हारा रूम पार्टनर तो कॉलेज में चले जाते हैं। मैं सुबह और शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगा और तुम्हारे साथ कॉलेज चला जाया करूंगा। आई एम सॉरी शेखर, ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन सच ये है कि 3 लोग एक रूम में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और वैसे भी तुम्हें अपने माता पिता को गाँव में अकेला छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ, जाकर उनके साथ मजदूरी करो। शेखर मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया और फुटपाथ पर बैठकर सोचने लगा।
अगर गांव वापस चला गया तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। शेखर काफी देर तक गहरी सोच में गुम रहा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति शेखर के पास आकर बोला, मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम फुटपाथ पर अकेले बैठे हुए हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। शेखर ने जब उस बूढ़े को देखा तो उसे उनमें अपने पिता की झलक नजर आई। शेखर ने सारी बात उस बूढ़े व्यक्ति को बता दी कि किस तरह उसके दोस्त नितिन ने उसे अपमानित करके रूम से निकाल दिया। तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम पढ़ लिख कर ही बड़े आदमी बन सकते हो? आजकल जमाना बहुत बदल गया है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। ये सच है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सच ये है कि इस देश में जितने भी बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हुए हैं, उन सब ने बहुत कम पढ़ाई लिखाई की थी। मेरी एक पिज्जा की दुकान है। तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हो और रात में मेरी दुकान पर रुक भी सकते हो। इस तरह तुम्हें अपने गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। शेखर को उस बूढ़े व्यक्ति की बात बहुत ज्यादा पसंद आई। उस दिन के बाद से शेखर उस बूढ़े व्यक्ति की दुकान में डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। वो दिन भर मेहनत करके पिज्जा की डिलीवरी करता और रात के समय बूढ़ा व्यक्ति जब दुकान बंद करके चला जाता तब शेखर उसकी दुकान में ही बैठकर रात भर पढ़ाई करता। धीरे धीरे शेखर की समझ में आने लगा कि पढ़ाई और व्यापार दोनों अलग अलग बातें हैं। एक दिन शेखर उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, मैं पिज्जा बनाना सीखना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, जरूर। आज से ही तुम किचन में काम करोगे। शेखर कुछ ही दिनों में बहुत बढ़िया पिज्जा बनाना सीख गया। उसके हाथ के बने हुए पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आने लगे। शेखर अब कुछ पैसे बचाकर अपने माता पिता को भी मनी ऑर्डर कर देता था। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का देहांत हो गया। बूढ़े व्यक्ति के देहांत के बाद उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा शेखर से बोला, मैं तुम्हें शुरू से पसंद नहीं करता था। पिताजी को पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या नजर आया था कि उन्होंने पूरी दुकान तुम्हें सौंप दी। तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे दुकान से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? अरे कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या। वैसे भी तुम्हें पिज्जा बनाना तो आता ही है। जाओ जाकर कहीं और पिज्जा बनाओ। आइंदा मेरी दुकान के इर्द गिर्द भटक भी मत जाना। चलो निकलो यहाँ से। शेखर चुपचाप अपना सामान लेकर उसकी दुकान से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो फिर से उसी फुटपाथ पर गया जहाँ पर उसकी पहली मुलाकात उस बूढ़े व्यक्ति से हुई थी। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे हाथ का पिज्जा शहर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि मुझे खुद की अपनी दुकान खोलनी चाहिए। क्यों ना मैं उन सब से मदद मांगू। अब से मैं अपना व्यापार खुद से शुरू करूंगा। किसी के आगे अब हाथ नहीं फैलाऊंगा। इतना कहकर शेखर हर उस जगह पर जाने लगा जहां वो पिज्जा डिलीवरी किया करता था। शेखर के स्वभाव को देखते हुए सभी लोगों ने उसकी बहुत मदद की और कुछ ही दिनों में शेखर ने शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर उसमें पिज्जा बनाने लगा। मगर शेखर की दुकान नहीं चली क्योंकि शहर में ब्रांडेड पिज्जा खाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। शेखर इसी परेशानी में रात के समय एक बहुत पुरानी बेकरी के पास बैठा हुआ था कि तभी एक व्यक्ति की आवाज उसके कानों में टकराई। कौन हो तुम? मेरा नाम शेखर है। आप कौन है? मेरा नाम मोहनलाल है। वो बेकरी देख रहे हो? मैं तो काफी समय से देख रहा हूँ। ये बेकरी तो बंद पड़ी हुई है। मेरी बेकरी रात में ही स्टार्ट होती है। मेरी बेकरी में वड़ा पाव बहुत ही अच्छा बना करता है। वैसे तुम क्या करते हो? अब मैं आपको क्या बताऊं बाबा, मैं पिज्जा बनाता हूँ। कुछ समय पहले मैंने कर्ज लेकर किराए पर दुकान ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा पिज्जा लोग खरीद ही नहीं रहे। क्योंकि तुम्हें कुछ नया आइटम बनाना चाहिए बेटा। तुम वड़ा पाव पिज्जा क्यों नहीं ट्राई करते? वड़ा पाव पिज्जा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद आया बेटा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मुझे वड़ा पाव बनाने की बहुत सी विशेष विधि आती है। कुछ समय पहले मैंने वड़ा पाव पिज्जा बनाने की विधि एक विदेशी से सीखी थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो विधि सिखा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा? मेरी जो वड़ा पाव पिज्जा बनाने की विधि है उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी ही बेकरी से वड़ा पाव खरीदने पड़ेंगे।
लेकिन मेरे पास आपके वड़ा पाव खरीदने के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें मैं उधार देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है बाबा कि वड़ा पाव पिज्जा बिकेगा ही बिकेगा? जरूर बिकेगा बेटा, और देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। इतना कहकर मोहनलाल शेखर को बेकरी के अंदर ले गया। शेखर ने देखा कि बेकरी अंदर से बहुत बड़ी बनी हुई थी, पर वहाँ पर एक भी मजदूर काम नहीं कर रहा था। सिर्फ मशीन ही काम कर रही थी, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से वड़ा पाव बनाकर तैयार कर रही थी। बाबा, यहाँ तो कोई मजदूर नहीं है और इतनी बड़ी मशीन की आवाज तो बाहर लग ही नहीं रही। ये ऑटोमेटिक मशीन है बेटा, कुछ समय के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मोहनलाल बेकरी के अंदर शेखर को वड़ा पाव बनाने की विधि समझाने लगा। कुछ ही देर में शेखर की समझ में आ गया। शेखर बहुत सारे वड़ा पाव लेकर अपनी दुकान पर गया और सुबह तक उसने सारे वड़ा पाव पिज्जा बनाकर तैयार कर दिए, जिनकी सुगंध दूर दूर तक जा रही थी। एक बाइक सवार युवक जो कि वहाँ से गुजर रहा था, अचानक शेखर की दुकान के सामने बाइक रोककर खड़ा हो गया। यहाँ तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। ये वड़ा पाव पिज्जा की सुगंध है। मैं तो इस तरह के पिज्जा के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। लाओ जरा मुझे भी टेस्ट कराओ। शेखर ने एक वड़ा पाव पिज्जा उसे दे दिया। पिज्जा खाकर वो युवक खुशी से उछल पड़ा। यकीन मानो, मैं पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, लेकिन इतना लजीज पिज्जा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये वड़ा पाव पिज्जा है सर, क्या आपको पसंद आया? मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ टीवी पर जरूर करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा प्रसिद्ध होने लगा। अब शेखर ने अपना खुद का एक बहुत अच्छा मकान शहर में ले लिया था। शेखर ने अब MBA कंप्लीट कर ली थी, मगर अब उसका पूरा ध्यान अपने वड़ा पाव पिज्जा के बिजनेस की ओर था। कुछ समय बाद एक कंपनी का मालिक शेखर के पास आकर बोला, मेरा नाम एडवर्ड है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैंने तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ बहुत सुनी है। मैं चाहता हूँ कि आज से ही तुम अपने वड़ा पाव पिज्जा की ब्रांच अमेरिका में भी खोलो। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। शेखर ने एडवर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा वर्ल्ड में फेमस होने लगा। कुछ दिनों बाद शेखर को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिला। उस अवार्ड के मिलने की खुशी में शेखर के माता पिता गांव के मुखिया के साथ शेखर के पास पहुँचे। वैसे तो मुझे शुरू से ही यकीन था कि तुम कुछ अलग और बड़ा ही करोगे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा मेरे बेटे कि तू इतना बड़ा आदमी बन गया। तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। मुझे खुशी है कि तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम भी अपने पिता की तरह एक मजदूर ही रहते। मुझे माफ कर दो शेखर, मुझे समझ में आ गया है कि अगर प्रतिभा के साथ शिक्षा भी जुड़ जाए तो फिर इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुमने न सिर्फ हमारे गाँव का बल्कि इस देश का भी नाम बहुत रोशन किया है। मुझे तुम पर गर्व है। शेखर ने मुखिया और अपने माता पिता से बोला, मेरी इस सफलता के हकदार मेरे मित्र मोहनलाल जी हैं। अगर वो अपनी बेकरी से वड़ा पाव मुझे नहीं देते तो शायद मैं कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। आज भी उन्हीं की बेकरी के बने हुए वड़ा पाव मेरी कंपनी में आते हैं। तो फिर तो तुम्हें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए बेटा। आपके आने से पहले मैं उन्हीं के पास जाने की तैयारी कर रहा था। तो जाओ बेटा, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शेखर अपनी कार से उस बेकरी के पास पहुंच गया। वो काफी दिनों बाद बेकरी के पास आया था। मोहनलाल ने काफी दिनों से शेखर से पेमेंट भी नहीं मांगी थी, मगर शेखर ने देखा कि उस बेकरी के पास कोई भी मौजूद नहीं था। वो बेकरी बंद पड़ी हुई थी। शेखर हैरत से उस बंद बेकरी की ओर देखने लगा कि तभी एक व्यक्ति की आवाज उसके कानों में टकराई। क्या देख रहे हो? मेरा नाम शेखर है। वैसे तो इस समय मोहनलाल जी बेकरी के सामने ही होते हैं, लेकिन पता नहीं आज उनकी बेकरी बंद है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बेकरी तो बरसों से बंद पड़ी है और जिन मोहनलाल की तुम बात कर रहे हो वो तो बहुत सालों पहले हुआ करते थे। क्या कहना चाहते हैं आप? मोहनलाल जी 1950 के दशक में इस बेकरी के मालिक थे। आप कौन हैं? मैं एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हूँ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने कुछ चेक निकाल कर शेखर को दिए। कई महीनों से मुझे ये चेक यहाँ पर पड़े हुए मिल रहे हैं। इसमें किसी शेखर नाम के व्यक्ति के सिग्नेचर हैं। क्या वो तुम ही हो? हाँ, वो मैं ही हूँ।
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ऐसे व्यक्ति के नाम पर चेक काट कर फेंक रहे हो जो इस दुनिया से 70-80 साल पहले ही जा चुका है। इतना कहकर वो चला गया। शेखर की समझ में अब सारा माजरा आ चुका था। वो समझ चुका था कि शायद वो वड़ा पाव जिसका वो वड़ा पाव पिज्जा बना रहा था वो चमत्कारिक थे। शेखर मुस्कुराता हुआ चुपचाप वहाँ से वापस चला आया, मगर वो आज भी वड़ा पाव पिज्जा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। रेखा अपनी बेटी सानवी के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी। उसके पति का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। रेखा का अकेले सानवी को लेकर जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन रेखा बीमार हो गई तो उसकी बेटी सानवी ने बाहर जाकर काम करने का सोचा। मेरी माँ इतनी बीमार है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं ही काम की तलाश करती हूँ। सानवी काम की तलाश करते करते एक होटल में काम करने लग जाती है, जहाँ पर उसे लोगों को खाना खिलाना होता है। एक दिन की बात है। ये खाना टेबल नंबर 21 पर पहुँचा क्या? ठीक है साहब, मैं अभी पहुँचा कर आती हूँ। सानवी जैसे ही खाने की प्लेट उठाकर 21 नंबर पर पहुँचती है तो वो किसी चीज से टकरा कर गिर जाती है और उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है, जिससे रघु को बहुत गुस्सा आता है। देख के नहीं चलती, एक पूरी खाने की प्लेट बिगाड़ कर रख दी। काम धाम तो तुझसे होता नहीं और काम बिगाड़ती है। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। एक काम कर, तू अब तक के सारे पैसे ले और अपना काम कहीं और देख। मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता, रोज रोज प्लेट गिरा देती है। नहीं नहीं साहब, मुझे मत निकालो, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। नहीं नहीं, तुम ये पैसे लो और चलती बनो यहाँ से, मुझे और अपना धंधा चौपट नहीं कराना। रघु कुछ पैसे देता है और धक्के मारकर उसे निकाल देता है। सानवी रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। इतनी मुश्किल से तो माँ की दवाई के लिए काम मिला था, वो भी अब हाथ से चला गया। अब मैं माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगी और घर कैसे चलेगा? धूप तो बहुत तेज हो रही है, अब करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसा सोचकर जा रही थी। रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है जिसके पैर पर चोट लगी होती है। वह लंगड़ा कर चल रहा होता है और सानवी को देखकर उसे रोकता है। बेटा रुको। बोलो बाबा, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद ही परेशान हूँ। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पैर में बेहद चोट लगी है जिसकी वजह से इलाज के लिए भाग रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, अगर कुछ पैसे हैं तो वो मुझे ला कर दे दो। मेरे पास कुछ और तो है नहीं बाबा, ये कुछ पैसे मिले हैं, मैं घर के खाने के लिए कुछ ले जा रही थी, पर कोई बात नहीं, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। देखो ना कितना खून बह रहा है, ये लो पैसे और अपने पैर की चोट की मरहम पट्टी करा लो। सानवी रघु से मिले सारे पैसे भिखारी को दे देती है, जिससे वह भिखारी बहुत खुश होता है और उसे बहुत दुआएं देता है। बेटा तुमने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए जो तुम खाने के लिए ले जाने वाली थी। बहुत नेक लड़की हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास एक टिफिन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बाबा, मैं इस टिफिन का क्या करूँगी भला? अगर घर में खाने के लिए ही नहीं है तो मैं इसमें रखूंगी क्या? बेटा ये तो तुम्हें घर जाकर ही पता चलेगा। तुम मेरे कहने से ये टिफिन रख लो और घर जाकर उसे खोलना। सानवी उस भिखारी से टिफिन ले लेती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर जाकर जब टिफिन खोलकर देखती है तो उसमें एक वड़ा पाव रखा होता है। वह उसे देखकर बहुत खुश होती है कि चलो कुछ तो खाने को मिला। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस टिफिन में मुझे एक वड़ा पाव मिला, मेरे खाने की समस्या दूर हो गई। एक वड़ा पाव मिला है तो चलो इसमें आधा मैं अपनी मम्मी के लिए रख देती हूँ और आधा मैं खुद खा लेती हूँ। सानवी जैसे ही उस टिफिन को दोबारा खोलती है उसमें एक और वड़ा पाव दिखता है। अरे ये क्या, इसमें से तो अभी मैंने वड़ा पाव निकाला था, अब इसमें दोबारा कहाँ से आ गया? शायद टिफिन में 2 वड़ा पाव होंगे जो मैंने देखा ही नहीं। सानवी दोबारा से थोड़ी देर बाद उस टिफिन को खोलकर देखती है। उस टिफिन में फिर वड़ा पाव होता है। सानवी वड़ा पाव देखकर दंग रह जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ देखो, मैं जितनी बार भी इस टिफिन को खोल रही हूँ मुझे एक वड़ा पाव इसके अंदर मिलता है, ये कैसे हो रहा है? अरे सच में सानवी, ये वड़ा पाव तो जादुई लगता है, जिसको जितना खर्च करो ये उतना और बढ़ जाता है। सानवी और रेखा बहुत खुश होते हैं
और जी भर के वड़ा पाव खाते हैं। सानवी, हमें बहुत ही अच्छी चीज मिली है। ये वड़ा पाव कभी खत्म ना होने वाले हैं। क्यों ना हम ये वड़ा पाव बेचना शुरू कर दे, जिससे हमारे बाकी के खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। इतने सारे वड़ा पाव का हम क्या करेंगे? क्यों ना हम उन्हें बाकी लोगों में भी बांटना शुरू कर दें। अब रेखा और सानवी उन जादुई वड़ों से गरीब लोगों की मदद करती हैं और उन्होंने उस वड़ा पाव की दुकान लगाना भी शुरू कर दिया था। वो उससे आने वाले पैसों से अपने घर का खर्च भी चलाते थे और दूसरों की मदद भी किया करते थे। देखो ना सानवी, हमारे दिन फिर बदल गए। इन वड़ा पाव से तो हमें बरकत ही बरकत हो रही है। आज हमारे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, हम आलीशान घर में रहते हैं। अब हमें कोई दुख नहीं है। तभी एक आदमी वहाँ भागा भागा आता है तो सानवी उससे पूछती है, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? अरे गांव के पास जो बांध था वो टूटने वाला है। पूरा गांव खाली करने का आदेश आया है। अगर वो बांध टूट गया तो पूरा गांव का गांव उस बांध के रुके पानी में बह जाएगा। भागो भागो सानवी, तुम भी अपनी जान बचाकर भागो। अरे ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई। गांव खतरे में है। चलो सानवी, हम भी पास के गांव में चलते हैं। नहीं माँ, आप रुको। उस बांध को ये वड़ा पाव ठीक कर सकता है। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। इसने जब हमारे सारे दिन ठीक किए हैं तो अब ये मुसीबत भी जरूर ठीक कर देगा। सानवी उस जादुई वड़ा पाव को बांध के पास ले जाती है और उससे कहती है, जादुई वड़ा पाव, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। अब इस गांव को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम इस बांध को टूटने मत देना। कुछ भी करो, इस पानी का रुख इस गांव की तरफ ना हो पाए। जाओ वड़ा पाव। वड़ा पाव उड़ता हुआ उस बांध की ओर जाता है और अपना आकार बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से बांध टूटने से बच जाता है और पानी का बहाव गांव की तरफ ना आकर वहीं के वहीं रुक जाता है। ये सब गांव वाले देखते हैं तो सब सानवी का बहुत बहुत शुक्रिया करके उसे बधाई देते हैं। सानवी, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। तुमने गांव को बहने से बचा लिया। हम सबको तुझ पर गर्व है। सभी गांव वाले सानवी के लिए खुशी से तालियां बजाते हैं। अब सानवी और रेखा उस जादुई वड़ा पाव की सहायता से सबकी मदद करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये कहानी बेंगलोर की है। सड़क के किनारे हेनरी और जैक दोनों के बर्गर्स के स्टॉल थे। हेनरी बहुत ही अच्छा था। वो अपने बर्गर्स में अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करता था, जैसे कि अच्छी सब्जियां, अच्छे आलू, अच्छा तेल और अच्छे क्वालिटी के बर्गर्स बन। और जैक को बस पैसे कमाने का लालच था। वो सड़ी गली सब्जियां, सस्ता तेल, पुराने आलू का इस्तेमाल करता था। दोनों के बर्गर्स 50 रुपए के थे, पर फिर भी हेनरी से ज्यादा जैक के बर्गर्स बिका करते थे। देखो भाई, तुम हमेशा बोलते हो ना, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। तुम तो बहुत अच्छे हो, अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करते हो, पर फिर भी तुम्हारे बर्गर को कोई नहीं खरीदता। ऐसा क्यों? जैक अक्सर हेनरी को उसकी अच्छाई के लिए ताने मारा करता था। एक रात की बात है, उस दिन हेनरी के काफी बर्गर्स बचे थे। अरे बाप रे, आज तो बर्गर्स बिके ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? ये बर्गर्स वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं किसी जरूरतमंद का पेट भर दूं। और ये सोचकर हेनरी ने वो सारे बर्गर्स पैक कर लिए। रास्ते में उसे जितने गरीब दिखते वो उन सबको एक एक बर्गर देता गया। थैंक यू माय सन, यू आर मोस्ट वेलकम। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। हेनरी भूखे गरीबों का पेट भर रहा था और सारे गरीब हेनरी को आशीर्वाद दे रहे थे। आगे चलकर एक सुनसान सड़क पर हेनरी को एक छोटी बच्ची दिखी। हेनरी ने उसे भी एक बर्गर दे दिया। थैंक यू अंकल, आज आपका बर्थडे है क्या? नहीं बेटा। तो आपके बच्चों का बर्थडे होगा। नहीं बेटा, आज किसी का बर्थडे नहीं है। तो आप किस खुशी में हमें खाना खिला रहे हैं? बेटा, मेरी बर्गर स्टॉल है। आज काफी बर्गर बिके नहीं तो सोचा इससे गरीबों का पेट ही भर दूं। अच्छा किया अंकल, डोंट वरी, कल आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। हाँ, होप सो। उदास मत होइए अंकल, मेरे पास आपके लिए कुछ है। हेनरी उस बच्ची को देख रहा था कि वो बच्ची एक परी में बदल गई। हेनरी चौंक गया और अपनी आंखें मसलने लगा।
ये सच है या सपना है? सच है, मैं एक परी हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सर। आपने गरीबों का भला सोचा, इसीलिए मेरे पास आपके लिए कुछ है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उनके सामने 3 मसाले के डिब्बे आ गए। ये 3 जादुई मसाले हैं। आप अपने बर्गर में ये मसाला डालिए, फिर आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। थैंक यू। और फिक्र मत करिए, ये मसाले के डिब्बे कभी खाली नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह गरीबों की मदद करते रहिए सर। अलविदा। परी गायब हो गई। हेनरी के हाथ में वो 3 डिब्बे थे जिन्हें हेनरी अपने घर ले आया था। सारी रात हेनरी उन मसालों के डिब्बों को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सच में परी मिली थी। अगली सुबह हेनरी अपने स्टॉल पर पहुंचा और बर्गर बनाने लगा। उसने अपने बर्गर में वो तीनों जादुई मसाले मिक्स कर दिए और हमेशा की तरह बर्गर बनाकर तैयार कर लिए। इन बर्गर्स की खुशबू हर जगह फैल गई। आने जाने वाले लोग इसी खुशबू से खिंचे चले आए। मुझे एक बर्गर दे दीजिए। मुझे भी, और मुझे भी। देखते ही देखते हेनरी के स्टॉल पे भीड़ लगने लगी और हेनरी के बनाए हुए सारे बर्गर्स बिक गए। ये देखकर जैक जल भुन गया। अरे ये हेनरी ने क्या गड़बड़ की है? आज सारे लोग इसके ही बर्गर क्यों खा रहे हैं? जैक परेशान था। अगले दिन भी हेनरी के सारे बर्गर्स बिक गए। तो जैक ने हेनरी से पूछा, क्या बात है भाई, आजकल तुम्हारे सारे बर्गर्स बिक रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं अच्छी चीजों से बर्गर बनाता हूँ, वो भी जादुई मसाले डालकर। जादुई मसाला? तुम नहीं समझोगे। हेनरी का बर्गर स्टॉल अच्छा चल रहा था। ये जैक को अच्छा नहीं लग रहा था। जैक अपनी हर कोशिश कर रहा था। उसने दाम गिरा दिए, फिर भी लोग हेनरी के बर्गर ही खा रहे थे। एक दिन जैक ने सोचा कि वो जादुई मसालों के बारे में पता करके ही रहेगा। इसीलिए जैक हेनरी की गैर हाजिरी में जादुई मसाले ढूंढने लगा। यहीं कहीं होगा जादुई मसाला। जैक को वो 3 जादुई मसालों के डिब्बे दिखे, पर जैसे ही जैक ने उन मसालों की डिब्बियों को हाथ लगाया तो सारे मसाले उसकी आंख में उड़ गए। मसालों की मिर्ची से जैक यहाँ वहाँ भागने लगा। उस दिन के बाद फिर कभी जैक ने 3 जादुई मसालों को छीनने की कोशिश नहीं की। कुछ महीनों में हेनरी ने जादुई मसालों से बने बर्गर बेचकर काफी पैसे कमा लिए। अब उसका छोटा सा स्टॉल एक बड़ा बर्गर जॉइंट बन चुका था और अब भी उसके बर्गर्स की खुशबू कस्टमर्स को आकर्षित कर रही थी। हेनरी हर रात बर्गर जॉइंट बंद करने के बाद एक्स्ट्रा बर्गर्स बनाया करता था। सर, ये बर्गर हम रोज क्यों बनाते हैं? गरीबों के लिए। पर क्यों? ये तुम नहीं समझोगे। हेनरी रोज ये सारे बर्गर्स अपने हाथ से गरीबों में बांटा करता था। धन्यवाद बेटा। थैंक यू। हेनरी गरीबों को बर्गर्स बांटकर खुद ही थैंक यू बोला करता था और स्माइल करता था, क्योंकि वो जानता था कि आज वो जो कुछ भी है वो उस परी के 3 जादुई मसालों की वजह से है। उस रात अगर वो बर्गर्स नहीं बांटता तो आज उसका भी भला नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। कमलापुर नाम का एक गांव था जहां पर लक्ष्मण अपनी बेटी रीमा के साथ रहता था। रीमा की माँ बचपन में ही गुजर जाने की वजह से लक्ष्मण ने रीमा का ख्याल रखने के लिए शिल्पा से दूसरी शादी कर ली। शिल्पा के घर आने से लक्ष्मण बहुत खुश था। उसे लगा कि रीमा को माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ इसके विपरीत हुआ। शिल्पा रीमा से घर का सारा काम करवाने लगी, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि अपने पैर और हाथ दबवाती। अपनी सेवा करवाने में कोई कसर नहीं रखती थी। वो सारा काम रीमा से ही करवाती थी। लक्ष्मण को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी। अभी तक सो रही है? उठ जा, कितने सारे काम पड़े हैं। दिन भर घर पे बोझ बन के बैठती है और काम तो तिनके भर का भी नहीं करती है। सुबह सुबह आप मुझे कुछ मत बोलिए। दिन भर अगर मैं खाली बैठती हूँ तो ये सारा काम कौन करता है? जबान चलाने में तो कोई तुमसे जीत नहीं सकता। आने दो तुम्हारे पापा को, मैं ये सारी बातें बताती हूँ उन्हें। बताओ बताओ, मैं क्या उनसे डरने वाली हूँ क्या? मैं भी सीधे मुंह कह दूंगी।
मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। पहले आने तो दे, उसके बाद देखना। मैं भी तुम्हारी उल्टी शिकायत कर दूंगी कि दिन भर मोबाइल चलाती रहती हो, ना किसी काम की ना काज की। सहन करने की भी कोई बात होती है, लेकिन दिन भर आराम करती रहती हो। आने दो पिताजी को। शाम के वक्त लक्ष्मण मायूस होकर घर आया। लक्ष्मण का लटका हुआ चेहरा देखकर शिल्पा ने कहा, क्या हुआ? आप तो मायूस लग रहे हैं। कुछ बात हो गई क्या, या किसी ने कुछ कह दिया आपको? रीमा, जाकर पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मालिक ने हमें काम से निकाल दिया है। कि हमारी पूरी कंपनी बंद हो रही है। कंपनी के नुकसान में जाने की वजह से हमारे मालिक को बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कई पुराने और नए नौकरों को काम से निकाल दिया है। ये कैसी बात हुई? आप तो वहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं। अगर काम छूट जाएगा तो हम खाएंगे क्या? हे भगवान! हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है। कुछ पैसे रीमा की शादी के लिए भी बचाए थे। इसी का उपयोग करके कुछ व्यापार खोलना होगा। पिताजी, क्यों ना हम वड़ा पाव का व्यापार खोले? ये वड़ा पाव का व्यापार चल जाएगा। मैंने देखा है कि वड़ा पाव का व्यापार बहुत ही सस्ता और अच्छा होता है और लोगों का कम पैसों में ही पेट भर जाता है, और सस्ते होने की वजह से लोग इसे दिन में कई बार खा सकते हैं। व्यापार से क्या होगा? आप कोई काम ही ढूंढ लीजिए। बढ़िया, वड़ा पाव की व्यापार करने वाली। जाकर अपना काम करना। नहीं, रीमा सही कह रही है। वड़ा पाव का व्यापार जोरों से चलेगा। मैं अभी इसकी कोई तरकीब निकालता हूँ। जी पिताजी, इस व्यापार में आपकी मदद चाहे कोई करे या ना करे, पर मैं जरूर करूँगी। कोई करे या ना करे, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी अपने पति का काम में हाथ बटाऊंगी। वो तो मुझे पता है कि आप हाथ कैसे बटाने वाली है। सारे काम मुझसे ही करवाएंगी आप, सब जानती हूँ मैं। रीमा की बातें सुनकर लक्ष्मण वड़ा पाव का व्यापार शुरू कर देता है। यहाँ भी शिल्पा सारा काम रीमा से ही करवाती है। लोगों को वड़ा पाव देने से बड़े बड़े बर्तन साफ करवाने तक का काम रीमा ही करती है। शिल्पा तो बस रानी की तरह वहाँ पर बैठी रहती है। पूरे 1 महीने बीत चुके थे। लक्ष्मण चाहता था कि रीमा का बस स्कूल में दाखिला करवा दे। तब शिल्पा ने कहा, नए स्कूल कुछ नहीं, हमें एक और वड़ा पाव का ठेला खोल देना चाहिए। रीमा अगले साल भी तो पढ़ सकती है। और आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं? अगर हमारा बच्चा होता तो क्या आप उस पर भी इतना ध्यान देते? अरे मुझे पता है कि सारा का सारा काम वही दुकान पर करती है। तुम उससे सारे काम करवाती हो और पूरे दुकान की लक्ष्मी वही तो है। अगर वही सब करती है तो फिर मैं क्या करती हूँ? आपके लिए तो मैं बोझ हूँ ना। दुकान मेरी ही है, मैंने ही इतने काम करके उसे सफल किया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये वाली वड़ा पाव की दुकान आप मुझे दे दीजिए और फिर तय कर लीजिए कि आप अपनी बेटी के साथ रहेंगे या फिर मेरे साथ। शिल्पा और लक्ष्मण का बहुत बड़ा बहस हो जाता है। लक्ष्मण अपनी बेटी रीमा के साथ रहने लगता है। शिल्पा अपने भाई को अपने मायके से बुलाकर अपने परिवार से अलग होकर वड़ा पाव बेचने लगती है। लेकिन वो दुकान तो रीमा की वजह से चलती थी और इस वजह से शिल्पा की दुकान में कुछ ही ग्राहक आते। लेकिन लक्ष्मण और रीमा अकेले हो गए थे और लक्ष्मण के पास कोई और दूसरा काम भी नहीं था। बेटा, मैं फिर से उसी जगह आ गया जहाँ कुछ महीने पहले था। अब फिर से काम की तलाश पर निकलना होगा। शिल्पा ने हमसे हमारी दुकान हथिया ली। अपने भाई को बुलाकर उसके साथ व्यापार करके उसने हमें अकेला कर दिया। बेटा, आप चिंता मत कीजिए पापा, क्यों ना हम उल्टा वड़ा पाव बेचे, नई दुकान खोलकर। उल्टा वड़ा पाव? उल्टा वड़ा पाव ये कैसे बनता है? ये नई प्रकार का वड़ा पाव है जिसमें पाव के अंदर आलू की स्टफिंग्स की जाती है और फिर उसे बेसन में लपेटकर उसे तला जाता है। एक बार मैंने ये बात माँ से भी कही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये करने से मना कर दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपनी दुकान पर इसे बेचें। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं अभी इस चीज का बंदोबस्त करके कल सुबह से शुरू कर दूंगा। तो मैं भी इस चीज के लिए आपकी मदद करना शुरू कर देती हूँ।
बहुत मजा आएगा। हमारा व्यापार जरूर अच्छा और बड़ा होगा। और क्या था, लोगों ने उल्टा वड़ा पाव के बारे में सुना ही नहीं था। जैसे ही उन्हें पता चला कि रीमा ने उल्टा वड़ा पाव का ठेला शुरू किया है, सारे के सारे रीमा के यहाँ पर आया करते थे उल्टा वड़ा पाव खाने के लिए। दुकान पहले ही दिन से बहुत अच्छी चलने लगी और शिल्पा की वड़ा पाव की दुकान से कोई भी वड़ा पाव नहीं लेता था। अरे रीमा बिटिया, हमें भी उल्टा वड़ा पाव का स्वाद चखाओ। अरे हम भी तो खाकर देखें जरा। जी काका, अभी लाई। उनकी दुकान तो खूब चल रही है, और अगर हमारी दुकान ऐसी ही चलती रही तो मुझे फिर से घर जाना होगा। यहाँ मच्छर मारने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं। लेकिन तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या ये है तुम्हारे भाई होने का फर्ज? शिल्पा का व्यापार न चलने की वजह से सिद्धार्थ अपने घर चला जाता है और शिल्पा अकेली हो जाती है। ना व्यापार रहा और ना ही घर, और ना ही भाई ने मदद की। दूसरी तरफ रीमा अच्छे स्कूल में जाने लगी। उसका उल्टा वड़ा पाव का व्यापार खूब चलने लगा। लोग दूर दूर से आते थे उसका उल्टा वड़ा पाव का आनंद लेने के लिए। पिताजी, माँ अब अकेली हो गई है। उन्हें उनकी गलती का एहसास भी हो गया होगा, तो क्यों ना हम उन्हें वापस बुला ले। इससे हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। रीमा की बात सुनकर लक्ष्मण ने शिल्पा को माफ कर दिया और उसे घर बुला लिया। मेरी प्यारी गुड़िया, मैंने तुझे हमेशा डांटा, काम करवाया, लेकिन तुमने मुझसे इतना प्यार किया। मैं हमेशा इस बात के लिए शर्मिंदा रहूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमारे घर की असली लक्ष्मी तो तुम ही हो। आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आखिर हूँ तो मैं आपकी बेटी ही ना। बस अब आप एक शर्त लगाइए कि उल्टा वड़ा पाव आप मुझसे ज्यादा खाकर दिखाएंगी। मैं कोशिश करूंगी कि तुमसे ज्यादा उल्टा वड़ा पाव खा सकूं। अब देखिएगा आप, हम माँ बेटी मिलकर ऐसा व्यापार करेंगे कि पूरे शहर में ऐसा व्यापार किसी का ना हुआ होगा। और इसके लिए मैं भी तैयार हूँ। मेरी बेटी, अब से मैं सिर्फ तुम्हें तोहफे ही दूंगी, काम काज से बिल्कुल दूर रखूंगी। लक्ष्मण का उल्टा वड़ा पाव का व्यापार खूब अच्छे से चलने लगा। पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। सोनपुर गांव बम्बू की खेती के लिए मशहूर था। वहाँ पर सालों से बम्बू की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बम्बू का खेत था। उसका बेटा राजेश भी उसी के साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे जो बम्बू का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे भिजवा दिया है? अरे हाँ पापा, मैंने तो कल शाम को उसे भिजवा दिया था। अगर उन्हें समय से ऑर्डर मिल जाएगा तो आज शाम तक हमारा पेमेंट भी हो जाएगा। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर एक बम्बू लदा ट्रक खड़ा होता है। अरे ये ट्रक वापस क्यों आ गया? इसे तो बम्बू उतार कर पेमेंट लेकर आना था। दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, ये देखो ना, ये ट्रक वापस आ गया। अरे हाँ पापा, मैं जानता हूँ। मुझे शहर से बम्बू के खरीदारों का फोन आया था। उन्हें हमसे कम दामों में कहीं से बम्बू मिल रहा है, इसलिए अब वो हमसे बम्बू नहीं खरीदेंगे। अरे लेकिन वो बिना बताए ऐसा कैसा कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बू का क्या करेंगे? तुम उनसे कहो कि हम भी बम्बू कम दामों में दे देंगे। अरे पिताजी, मैंने उनसे बात की, पर वो अब किसी भी तरह से हमारे बम्बू लेने को तैयार नहीं है। अरे मैंने तो उन्हें ये भी कहा कि मैं आधे दामों में ही बम्बू देने को तैयार हूँ, पर वो फिर भी नहीं माने। दिनेश और राजेश को इस ऑर्डर से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको भविष्य में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है और कहता है, अरे पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने सोच लिया है कि अब हम इतने सारे बम्बू का क्या करेंगे। क्या करोगे तुम बेटा? मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। अब सभी की हालत खराब है।
मार्केट में बम्बू के दाम भी गिरते जा रहे हैं। अरे हाँ पापा, इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम बम्बू का कारोबार नहीं करेंगे। अरे बेटा, हमारे पास और है ही क्या, हम और क्या कर सकते हैं? अरे पिताजी, अब हम पिज्जा बनाएंगे। है? क्या पिज्जा? वो कैसे? पापा, मेरे दोस्त का शहर से फोन आया था। मैंने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत अच्छा उपाय बताया। शहर में पिज्जा का बहुत क्रेज है, अलग अलग तरह के पिज्जा मिलते हैं। उसमें से युवाओं का एक पसंदीदा है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बू को अंदर से खोखला करके पिज्जा बनाया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का बिजनेस शुरू कर देते हैं। अरे पर बेटा, हमें तो इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अरे पापा, आप चिंता मत करो। अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरीके से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बम्बू पिज्जा बनाना सीख जाता है। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बम्बू से अपना एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ बम्बू से बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई भी नहीं आता था, पर एक दिन कॉलेज के 2 लड़के उनके होटल में आते हैं। अरे भाई वाह सुरेश, कितना मस्त होटल है। ये तो पूरा बम्बू से बना हुआ है और यहाँ लिखा है हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। चलो तो अब हम भी बम्बू पिज्जा ट्राई करके देखते हैं। हाँ, मैं ऑर्डर करता हूँ। सुरेश और विवेक 2 बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने ध्यान दिया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू से बने हुए हैं और देख बम्बू से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत अच्छा है। इस तरह से हम सबको इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसी होटल बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे सच में आपका होटल तो बहुत अच्छा है, आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी कहानी बताता है। विवेक और सुरेश को दिनेश की ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। क्या आपका बिजनेस ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफे में हैं? देखिए, अभी तो हम मुनाफे में नहीं चल रहे, पर मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर हमें मुनाफा जरूर होगा। हाँ, आप बहुत अलग कर रहे हो, आपको मुनाफा जरूर होगा। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिस पर हम नई नई चीजें डालते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम आपके होटल के बारे में अपने YouTube चैनल पर डालना चाहते हैं और Instagram पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में पता चलेगा और आपको प्रसिद्धि मिलेगी। सुरेश और विवेक वहाँ का बम्बू पिज्जा खाते हैं। दोनों को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। दोनों अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के लिए भी 10 बम्बू पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपनी पूरी टीम लेकर उनके होटल की एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं और बम्बू पिज्जा बनाने वाले की रेसिपी को भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube पर डाल देते हैं। अरे तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। अरे मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी नई चीजों को प्रमोट करना ही तो हमारा काम है। आज के जमाने में युवाओं को ऐसी इको फ्रेंडली और पर्यावरण के लिए हानि ना पहुंचाने वाली चीजों की बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे। अरे विवेक, देखो बम्बू पिज्जा की रेसिपी पर तो एक ही घंटे में 1 लाख व्यूज आ गए भाई। 10,000 लाइक और 1000 कमेंट भी है। ये तो अभी तक हमारे चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो बन गई है। अब इस इको फ्रेंडली बम्बू होटल के बारे में बहुत से लोग जान जाएंगे। अंकल, अब आप फेमस होने वाले हो। इस तरह से बाप और बेटे के द्वारा शुरू किया गया बम्बू होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे मिलकर और भी शहरों में अपने ब्रांचेस खोलते हैं और इको फ्रेंडली बम्बू होटल और पिज्जा को पूरे देश में फेमस करते हैं। दिल्ली शहर में माया अपने भाई मोहन के साथ मोमोज बेचती थी। अपने माता पिता को छोड़ के दोनों दिल्ली में पैसे कमाने आए थे। उन्होंने देखा कि मोमो का बिजनेस काफी अच्छा चलता है दिल्ली में। दीदी, बस 1 हफ्ता ही हुआ है
और हमको अच्छा फायदा हो रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारा काम ऐसे ही अच्छे से चलता रहा तो हम जल्द ही माँ पापा को भी दिल्ली बुला सकते हैं। माया और मोहन बहुत मेहनत करके अपना काम करते हैं। धीरे धीरे उनकी दुकान के आगे लाइन बढ़ती रहती है। उनकी दुकान के पास ही काला और मोंटू की दुकान भी थी। मोंटू भाई, देख रहे हो इन दोनों को? हाँ, ये लोग अगर यहीं रहे तो हमारी दुकान बंद करनी पड़ सकती है। मैं इसी जगह 5 साल से दुकान लगा रहा हूँ। मैं तो नहीं हिलने वाला। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इनको निकलवा दूंगा। हाँ काला, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इनको यहाँ से निकलवाना ही पड़ेगा। कुछ महीने बाद माया और मोहन के माता पिता दिल्ली आ जाते हैं। माँ पापा, आप लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है। बेटा, हमें भी तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुशी हो रही है। एक दिन काला और मोंटू ईर्ष्या से मोमोज की दुकान को देखते हुए बात कर रहे थे। मोंटू, अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। देख भाई, खाने का सामान है। अगर किसी तरह इनके कस्टमर को इनके खाने से नफरत हो जाए तो बस इनका बिजनेस चौपट हो जाएगा, समझो। इनके मोमो के बर्तन में हम रैट पॉइजन डाल सकते हैं। काला, पर रैट पॉइजन खा के कोई मर गया तो? नहीं मरेगा कोई भी, मुझे पता है। थोड़ा सा डाल देंगे। एक बार कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई तो सारे कस्टमर्स भाग जाएंगे। वाह, क्या प्लान सोचा है काला भाई, आपको तो मानना पड़ेगा। मोहन, आज ज्यादा मोमोज नहीं बचे हैं। इन्हें घर ले जाते हैं और यही खा लेंगे रात को। हाँ दीदी, मैं भी बहुत थक गया हूँ और माँ पापा भी हमारे मोमोज टेस्ट कर लेंगे। माया और मोहन मोमो लेकर घर पहुँचते हैं। सारे रेड पॉइजन वाले मोमोज माया, मोहन और उनके माता पिता ने खा लिए। दूसरी सुबह माता पिता की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। इनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। इनकी उम्र की वजह से इनका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। डॉक्टर, माँ पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। भगवान से प्रार्थना करो कि ये ठीक हो जाएं। दीदी, हमारे पास जितने पैसे हैं, क्या उनमें से माँ पापा का इलाज हो पाएगा? पता नहीं मोहन, पर हम कोशिश करेंगे कि माँ पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आप इनके साथ रहिए, मैं दुकान पे जाता हूँ। महीने भर के बाद माया और मोहन के माता पिता ठीक होके घर वापस आ गए। पर माया और मोहन के सारे पैसे उनके इलाज में खत्म हो चुके थे। माया और मोहन को अपना बड़ा घर छोड़ के एक छोटे से घर में जाना पड़ा। अपनी दुकान छोड़ के ठेले में जाना पड़ा। 4 बर्तन मोमोज बनाने की जगह 1 बर्तन मोमोज बेचना पड़ा। मोंटू भाई, इनकी हिम्मत तो देखो। इतना कुछ होने के बाद भी यही ठेला लेके आए हैं मोमो बेचने। बस कुछ दिन और। इनकी हालत देख के लग रहा है ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। उसी वक्त ठेले पे कुछ कस्टमर्स आते हैं। दीदी, कल आपके यहाँ से 1 प्लेट मोमो खाया था मैंने। मोमो खाते ही मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। आज 2 प्लेट खाऊंगा। जरूर खाइए सर, मैं अभी दे देती हूँ। बेटी, कल तुम्हारे मोमोज खा के मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया। आज भी देना 1 प्लेट। मोहन, कल तुम्हारे मोमोज खा के मेरे 1 साल पुराना पैरों का दर्द ठीक हो गया और मेरी बीवी को कब्ज हो रही थी, वो भी ठीक हो गई। ऐसा क्या जादू है तुम्हारे मोमोज में जो बीमारी ठीक हो रही है? हाँ, आज 10 प्लेट पैक कर दो, पूरे परिवार को खिलाऊंगा। मोंटू भाई, मेरी तो दुकान बंद करके वापस गांव जाने की नौबत आ गई है। सारे कस्टमर्स बस मोमोज खाते हैं। हमने तबीयत खराब करने की कोशिश की, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। इनके मोमोज से तो लोगों की तबीयत ठीक हो रही है। माया और मोहन की तरक्की आसमान छू रही थी। अब उनको कारीगर की जरूरत पड़ी और काला और मोंटू हाथ जोड़ते हुए उनके पास आए। उन्होंने सब सच सच बता दिया।
माया को सुन के बहुत गुस्सा आया और उन्हें काम पे रखने से मना कर दिया। काला और मोंटू रोते हुए अपनी दुकान बंद करके गांव वापस चले गए। माया और मोहन अपने जादुई मोमोज की वजह से बहुत सफल और अमीर बन गए। अंजू और सागर का परिवार दिल्ली के पास गोपालपुर नाम के गांव में रहता था। उसकी माँ स्कूल में आया की नौकरी करती थी और पिता बीमार होने की वजह से घर पे ही रहते थे। अंजू रिमोट दे, मैं फाइट देख रहा था, तू बीच में कहां से आ गई? पापा देखना जरा, मैं पानी पीने गया और इसने रिमोट ले लिया। पापा ये 2 घंटे से फाइट देख रहा है, मैं रिमोट नहीं दूंगी। तेरा सड़ा हुआ और बोरिंग नाटक रोजाना आता है, एक दिन नहीं देखेगी तो क्या हो जाएगा? आपस में लड़ो नहीं बच्चों, एक एक करके अपना अपना प्रोग्राम देख लो। तुम दोनों ने आज फिर लड़ाई शुरू कर दी। मम्मी आज आप बहुत जल्दी आ गई, क्या स्कूल आज भी बंद है? हाँ बेटा, स्कूल आज फिर बंद है, पता नहीं कभी खुलेगा भी या नहीं। लगता है ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आज तुम लोग खाने में क्या खाओगे? मम्मी आज राजमा चावल बनाओ, आपके हाथ के राजमा चावल खाकर मजा ही आ जाता है। कुछ दिनों बाद अंजू और सागर की माँ की नौकरी छूट गई। अब क्या होगा माँ, क्या हम भूखे मर जाएंगे? नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते, हम कोई नया काम धंधा शुरू करेंगे। मम्मी दिल्ली चलते हैं और राजमा चावल का ठेला लगाते हैं। मेरे दोस्त राजू के पापा दिल्ली में छोले भटूरे का ठेला लगाते हैं। राजू बता रहा था कि उसके पापा हर महीने 40,000 कमा लेते हैं। लेकिन बेटा, घर पर तुम्हारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? मम्मी तुम सागर के साथ दिल्ली चली जाओ, मैं घर पर पापा का ध्यान रखूंगी। सागर और उसकी माँ दिल्ली पहुँचे। उन लोगों ने एक ठेला बनवाया और एक व्यस्त सड़क पर राजमा चावल बेचने शुरू कर दिए। माँ राजमा चावल बनाती और सागर लोगों को आवाज लगाता। आइए स्वादिष्ट राजमा चावल खाइए, मात्र 20 रुपए की प्लेट, आइए राजमा चावल खाइए। कुछ दिनों में सागर के ठेले के पास राजमा चावल खाने वालों की भीड़ लगने लगी। सागर और उसकी माँ जहाँ अपना ठेला खड़ा करते थे, उसके ठीक पीछे एक शुद्ध शाकाहारी होटल था। होटल के मालिक सुमन रेड्डी ने जब देखा कि उसके होटल के आगे एक राजमा चावल बेचने वाली अच्छी कमाई कर रही है, तो उसे ईर्ष्या होने लगी। अगर ये राजमा चावल वाली और उसका बेटा इसी तरह कमाई करते रहे तो एक न एक दिन ये मेरी तरह होटल खोल लेंगे। मुझे किसी तरह इनका धंधा चौपट करना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह सुमन अपने एक जान पहचान के पुलिस वाले के साथ सागर के ठेले पर पहुंचा। अपना ठेला यहाँ से हटाओ, तुमने मेरे होटल के सामने ठेला खड़ा किया है और तुम रोड भी जाम कर रही हो। इससे पहले कि सागर और उसकी माँ ठेला कहीं और ले जाते, सुमन ने ठेले में लात मारी और ठेला कुछ दूर जाकर पलट गया। सुमन के साथ एक पुलिस वाला भी था, इसीलिए सागर और उसकी माँ सुमन से कुछ नहीं कह पाए। वो आंखों में आंसू लिए रह गए। माँ मैं अभी जाकर सुमन का मुंह तोड़ दूंगा। नहीं बेटा, ये शहर है, हमारा गांव नहीं। पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। कानून हमेशा अमीरों की तरफ ही झुकता है। हम किसी दूसरी जगह ठेला खड़ा कर लेंगे। ठेला पलटने के कारण सारे राजमा चावल कीचड़ और मिट्टी में गिरने की वजह से खराब हो गए थे। माँ हमें नए राजमा चावल खरीदने पड़ेंगे। रोड पर एक राजमा चावल बेचने वाला आया। भैया, राजमा और चावल कितने रुपए किलो दिए हैं? ले लो बहन जी, आपके लिए सस्ते लगा दूंगा। सागर और उसकी माँ ने इकट्ठे 20 किलो राजमा और 20 किलो चावल खरीद लिए। अगले दिन उन्होंने नए राजमा चावल पकाकर जब एक कस्टमर को दिए, तो कस्टमर ने बताया, आपके राजमा चावल में तो चिकन का स्वाद आ रहा है। राजमा चावल में चिकन का स्वाद? ये कैसे हो सकता है? सागर और उसकी माँ ने राजमा चावल खाकर देखे। उन्हें भी लगा
जैसे वो स्वादिष्ट चिकन खा रहे हों। लोगों के बीच राजमा चावल में चिकन के स्वाद की बात फैल गई और दूर दूर से लोग सागर के ठेले पर आकर राजमा चावल का स्वाद लेने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अंजू को भी मदद के लिए बुलाना पड़ा। भला 20 रुपए के राजमा चावलों में चिकन का स्वाद कौन नहीं लेना चाहता। राजमा चावल में चिकन के स्वाद की बात सुमन तक भी पहुंची। इन लोगों ने जरूर चालाकी से राजमा चावल में चिकन मिलाया होगा। मैं भी अपने खाने में चोरी छुपे चिकन मिलाऊंगा और फिर मेरी बिक्री कई गुना बढ़ जाएगी। सुमन ने भी अपने शुद्ध शाकाहारी खाने में चिकन की मिलावट शुरू कर दी। एक दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता सुमन के होटल में खाना खाने आया। उसे खाने में चिकन मिल गया। सुनो होटल के मालिक, ये क्या है? तुमने मेरे खाने में चिकन मिलाकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। नेता ने सुमन को पकड़कर उसकी खूब पिटाई की और सुमन का होटल बंद करवा दिया। उधर सागर के ठेले पर नॉनवेज खाने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन सुमन मजबूर होकर सागर की माँ के पास गया। बहन जी, मैंने आपके साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा होटल चल नहीं पा रहा है। अगर आप मेरे होटल को खरीद लें तो मुझे खुशी होगी। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कहीं और जाकर होटल खोल लूंगा। सागर और उसकी माँ ने सुमन का होटल खरीद लिया। माँ, आज हम जो भी हैं वो उस आदमी की वजह से हैं जिसने हमें जादुई राजमा चावल दिए थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लगता है वो ईश्वर के द्वारा हमारे लिए भेजा गया कोई फरिश्ता था। माँ, क्या फरिश्ते असलियत में होते हैं? पता नहीं बेटी, पर अनुभव से तो लगता है कि हाँ, होते हैं। श्याम और रीमा पति पत्नी थे। दोनों अपने बच्चों के साथ मनाली में रहते थे। दिन में श्याम और रीमा मैगी बेचते और शाम होते ही दोनों मोमोज बेचना शुरू कर देते। उनके मोमोज का व्यापार खूब चलने लगा। जो लोग मनाली घूमने जाते वो जरूर उनके यहाँ मोमोज लेने चले जाते और बड़े चाव से खाते। लोगों को श्याम के मोमोज ज्यादा पसंद आते। रीमा की बनाई हुई मैगी कोई नहीं पूछता। इससे श्याम और रीमा में अनबन होने लगी। भाग्यवान, आज क्या बनाया है खाने में? वैसे तुम्हारे हाथ की मैगी खाए कई दिन हो गए हैं। जी ठीक कहते हैं आप, बना लीजिए मेरा मजाक। मैं तो हूँ ही इसी लायक। बाहर के लोगों को मेरी मैगी पसंद नहीं आ रही और ऊपर से आप भी शुरू हो गए। रीमा गुस्से से किचन में चली जाती है। एक दिन श्याम की दुकान पर एक आदमी आया और कहने लगा, भाई साहब, आपके मोमोज लाजवाब हैं। ऐसे मोमोज मनाली तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा तो जी चाहता है भाई कि मैं आपके हाथ चूम लूं। तारीफ सुने कई दिन हो गए थे, आज आप आए हैं। ये सारी चीजें सुन सुनकर थक गया हूँ मैं। कुछ नया बोलिए। बस ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता चरम सीमा न छू ले। सफल हूँ इसलिए घमंड भी है। आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। श्याम की सफलता को देखकर कई और लोगों ने वहाँ पर मोमोज का ठेला लगा दिया। लगता है हमारे व्यापार को किसी की नजर लग गई है। मैंने आपको कहा था ना, ज्यादा हवाबाजी मत कीजिए। देखिए, हमारा व्यापार देखकर ही कई लोगों ने मोमोज का ठेला खोल लिया है। तुम इसकी चिंता मत करो। लोग व्यापार नहीं, व्यवहार देखकर खरीदारी करते हैं। और वही लोग व्यापार और व्यवहार करके हमसे आगे निकल जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तरकीब हमें निकालनी होगी, वरना तुम्हारी बातें सच हो जाएंगी। श्याम रीमा की बातों को अनदेखा कर देता है। कुछ ही दिन बाद उनका व्यापार ठप हो जाता है। श्याम इस बात से चिंतित हो जाता है। एक दिन बाजार से श्याम व्यापार के सामान ला रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे चोट लग गई। जख्म गहरे होने के कारण डॉक्टर ने बोला कि श्याम को 3 महीने तक आराम करना है। आपको इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। इनसे कहिए पहले की तरह काम ना करें, आराम करें। श्याम काम ना कर पाने के कारण दुखी हो जाता है।
और घर की तकलीफ देखकर रीमा से कहता है, ये कैसा समय आ गया है हमारे जीवन में। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम अकेले ये सब कैसे देखोगी। इस वक्त मैं परिवार की मदद ना करने की वजह से सच में बहुत दुखी हूँ। आप घर की चिंता मत कीजिए, मैंने बच्चों को छुट्टी मनाने मायके भेज दिया है। कुछ दिन मैं आपका ख्याल रख के घर चला लूंगी। काश मैं भी तुम्हारी मदद कर पाता। रीमा ने अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया। श्याम की मदद ना मिलने की वजह से वो सिर्फ मैगी ही बनाकर बेच पाती और ठीक ठाक व्यापार हो जाता। एक दिन सुबह रीमा ने अपनी दुकान खोली ही थी कि वहां पर एक गरीब बुढ़ा भीख मांगते हुए रीमा की दुकान पर आ गया। गरीब बुढ़ा रीमा को दुकान पर देखकर श्याम को ढूंढने लगता है। बेटी, यहाँ पर एक बेहतरीन मोमोज वाला नौजवान रहा करता था, वो कहाँ चला गया? बड़े दिन हो गए उसने मुझे मोमोज नहीं खिलाए। जी, वो मेरे पति हैं। उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से अब हम सिर्फ मैगी बेचते हैं। मैं आपको मैगी खिला देती हूँ, आप इसे खा लीजिए। रीमा ने उस गरीब बुढ़े को मैगी परोसी। मैगी खाते ही बुढ़े ने कहा, लाजवाब, ऐसा स्वादिष्ट मैगी मैंने आज तक नहीं खाया। तुम दोनों पति पत्नी के हाथों में जादू है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। गरीब बुढ़े की बात सुनकर रीमा को अच्छा लगा और उसने मैगी के पैसे मांगे। जी धन्यवाद, चलिए मैगी के पैसे दीजिए। पैसे? कौन से पैसे? मैंने कभी तुम्हारे पति को पैसे नहीं दिए। मैं जब भी आता था वो मुझे फ्री में ही मोमोज खिला देता था। सुबह सुबह आकर इन्होंने दिन की शुरुआत ही ऐसी कर दी। आज का तो दिन ही बड़ा कठिन बीतने वाला है। गरीब बुढ़ा वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया और बोला, मैं अक्सर तुम्हारे पति के हाथ के मोमोज खाकर उसे जादुई तावीज दिया करता था, जिससे तुम्हारे दुकान की खूब बिक्री होती थी। वही मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ। गरीब बुढ़े ने अपने थैली में से एक तावीज निकाली। इस तावीज को तुम अपनी दुकान पर बांध दो और अपना व्यापार देखो। कैसी तावीज? उन्होंने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये लो, और अब से मैगी और मोमो को साथ में मिलाकर बनाना शुरू कर दो। तुम मैगी बहुत अच्छा बनाती हो और अपने पति की मदद से मैगी और मोमोज को मिलाकर उसका व्यापार करो। इतना कहकर गरीब बुढ़ा वहां से चला जाता है। रीमा घर जाकर सारी बातें श्याम से बताती है। श्याम सारी बातें सुनकर कहता है, कई साल पहले एक बार ये गरीब बूढ़े बाबा हमारे दुकान पर आए थे। मैंने इन्हें मोमोज खिलाए, तब भी उन्होंने मुझे एक तावीज दी थी, जिसे मैंने हमारे मोमोज की दुकान पर लगाई और दुकान चलने लगी। लगता है ये वैसा ही तावीज है। उन्होंने ये भी कहा हमें मैगी मोमोज बेचने चाहिए, मैगी और मोमोज का मिश्रण। जैसा उन्होंने कहा है हमें वैसा ही करना चाहिए, इससे हमारे व्यापार में सिर्फ बढ़त ही होगी। श्याम की बात सुनकर रीमा ने अपने दुकान पर गरीब बूढ़े बाबा की तावीज बांध दी और मैगी मोमोज बनाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरे मनाली में मैगी मोमोज की चर्चा होने लगी। रीमा के हाथ के मैगी मोमोज टूरिस्टों को इतने पसंद आने लगे कि हर कोई बड़े चाव से खाने लगा। अन्य मोमोज वाले अपना व्यापार बंद करके वहां से चले गए और श्याम की तबीयत पहले से बहुत ठीक हो गई। अब से मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, हमारा व्यापार और चलने लगेगा। हमारे मैगी मोमोज अब सबको पसंद आने लगे हैं। क्यों ना हम अपना व्यापार हाथ गाड़ी से एक कैंटीन में बदल लें और तरह तरह के मैगी मोमोज बनाकर बेचें। इससे हमारा मुनाफा होगा। कैंटीन ही नहीं, बल्कि अब हम मोमोज की पूरी फैक्ट्री खोल देंगे। तुमने पूरा परिवार बखूबी संभाल लिया। मेरे ना होने के बावजूद इससे ज्यादा गर्व मुझे कभी नहीं हो सकता।
श्याम और रीमा ने एक बड़ी सी मोमोज की कैंटीन खोल दी। उनका व्यापार पहले से 2 गुना ज्यादा चलने लगा और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ फिर से रहने लगे।